हेलो बच्चों। आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली शायद सेकेंड लास्ट ये वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का। और ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल होने वाला है। अगर इससे पहले की जो 2 वीडियो है उसमें मैंने काफ़ी कुछ मैथमेटिकली के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों ने किए हैं, तो आज का जो लेक्चर होगा वो और भी ज़्यादा मैथमेटिकल होगा और इसलिए हम कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, द वीडियो ऑफ दिस होल सीरीज़, होल यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में, मैक्सवेल इक्वेशन इन अ मीडियम। अभी तक हमने कहा था कि मैक्सवेल्स इक्वेशन हमने पढ़ी थी फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब एक ऐसी जगह जिसकी परमिएबिलिटी म्यू नॉट है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, कोई करंट नहीं है तो करंट डेंसिटी नहीं है। इस तरह से हमने अपने फ्री स्पेस को डिफ़ाइन किया था। लेकिन अब हम डिफ़ाइन करेंगे एक मीडियम, एक ऐसा मीडियम जो हो सकता है जिसकी परमिएबिलिटी म्यू हो, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, जहाँ पर कुछ चार्ज हो तो कुछ चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज के फ्लो की वजह से करंट होगी तो कुछ करंट डेंसिटी होगी। तो अगर इस तरह से हमारे पास है तो अब हम वो जो इक्वेशन आएंगी उनको सॉल्व करके हमारी वेव इक्वेशन किस तरह की होगी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो देखिए, हम मैक्सवेल इन अ मीडियम, जब लोग मीडियम की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के मुख्य केस आते हैं। ऐसे मीडियम जो कि हर तरफ एक जैसे यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी इन सेंस, जैसे मान लो बोर्ड है, आप देख रहे हो, अभी तो खैर इसमें कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ जगहों पे ज़्यादा सफ़ेद है, कुछ पे कम है। लेकिन इमेजिन करो कि आप यहाँ पर जिस तरह कलर पाओ, ऐसा ही कलर यहाँ भी हो, ऐसा कलर यहाँ भी हो, ऐसा कलर यहाँ भी हो, तो आप कहोगे कि इसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक तरह से एक समान है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है। तो एक तो होमोजीनियस एक वर्ड हो गया। एक वर्ड होता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस का कुछ ऐसा होता है कि एक तरह से अगर हम कहें किसी पॉइंट से, चाहे जिस डायरेक्शन को देखो, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, अगर चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इधर किधर भी, अगर आपको वो एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़ेगा तो आप कहोगे कि ये हमारा मीडियम आइसोट्रोपिक है। और अगर आप एक तरह से पर्टिकुलर सेक्शन पे जा रहे हो, देख रहे हो एक तरह का यूनिफॉर्मिटी है, तो एक तरह से होमोजीनियस कहते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे मीडियम की बात करेंगे जो कि आइसोट्रोपिक भी है, होमोजीनियस भी है। मतलब हम उसमें स्पेस डिपेंडेंट चीज़ें नहीं ले रहे कि जगह जगह से कुछ बदल रहा है, जस्ट फॉर डेवलपिंग द बेसिक आइडिया। तो एक तरह से हम ये सिंप्लीफिकेशन जैसा कुछ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम है जिसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, जिसकी परमिएबिलिटी जो है दैट इज़ म्यू, और जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, और चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, करंट डेंसिटी जे है। अगर इतना कुछ है तो इक्वेशंस कैसे हो जाएंगी? पहली इक्वेशन क्या होगी? डेल डॉट ई इज रो अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों? क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं, किसी मीडियम के अंदर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उस मीडियम की परमिटिविटी को ले लिया जो कि हमने यहाँ पे मान रखा है। अब एक चीज़ क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटाएं, इस एप्सिलॉन को यहाँ रख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने लिख दिया डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, जहाँ डी वेक्टर जो है वो एप्सिलॉन टाइम ई के बराबर होता है। इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, फैराडे लॉ। चौथी इक्वेशन जो होगी, असल में चौथी इक्वेशन जिसको कि हम एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, जो होगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू टाइम जे प्लस म्यू टाइम एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। इस तरह से होता है। इसको पीछे के क्लासेस को आप देखिएगा, वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखी है, चूँकि वो आप फ्री स्पेस की बात कर रहे थे,
तो वहाँ हमने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को यूज किया है, लेकिन चूंकि यहाँ एक मीडियम की बात कर रहे हैं तो हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू और एप्सिलॉन लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर हम इसको हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू इज इक्वल टू जे प्लस इसको अंदर भेज दो तो डेल्टा एप्सिलॉन ई अपॉन डेल टी, तो ये b बाई म्यू, क्योंकि हमें मालूम है h जो होता है वो b अपॉन म्यू होता है मीडियम के लिए, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस h इज इक्वल टू j प्लस डेल d बाई डेल टी। तो अगर आपसे कहा जा रहा है, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कंपलसरी जैसा कि राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, जो पहले जो हमने किया है वो हो जाएगा, एंड इन एनी मीडियम, एनी आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम, या अगर मीडियम कह रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि होमोजीनियस आइसोट्रोपिक की बात हो रही होगी। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ जाएंगी। सो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, जब ये लिखोगे तो h के बारे में ये जरूर लिख देना, आपको ये इक्वेशन लिखनी है, आपको ये इक्वेशन लिखनी है और आपको ये इक्वेशन लिखनी है, और जब ये लिखोगे तो d के बारे में आपको लिख देना है। तो किसी मीडियम के अंदर अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं। दिस इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन एनी मीडियम, एनी जनरल होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम। अब जैसे कि फ्री स्पेस में हम लोगों ने किया था कि जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई थी तो हमने उस इक्वेशन को आपस में उसमें डेल क्रॉस और सब ले करके फिर हम एक वेव इक्वेशन बना ले गए थे, हमारे सामने एक वेव इक्वेशन बन गई थी। तो हम फिर से यहाँ पर भी वही करेंगे, हम एक वेव इक्वेशन यहाँ पर डेवलप करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट इज टू डेवलप द वेव इक्वेशन। तो क्या करें, क्या करना होगा हमें, कहाँ से शुरुआत करें? चलो इक्वेशन नंबर इसको हम कह दें, इसको कह दें 1, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो आप इक्वेशन नंबर 3 का कर्ल ले लीजिए, कंसिडरिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, कंसिडरिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3। तो आप करोगे डेल क्रॉस E इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ओके, तो इसको हम लिखा जा सकता है, ये हो गया डेल क्रॉस E इज माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस B। ओके, ऑपरेटर B पे ऑपरेट कर दिया। फॉर्मूला इसके लिए ये एक वेक्टर कैलकुलस का फॉर्मूला होगा, और कैसा होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि A क्रॉस B क्रॉस C, सपोज इस तरह से है, तो इसको लिखा जाता है A डॉट C B माइनस A डॉट B C। इस तरह का एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वेक्टर में। सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस तरह से कुछ हम लोग यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल क्रॉस डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। अब जैसे ये बी है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर होगा ना, ए डॉट सी, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होगा, तो एक नंबर को वेक्टर से आगे मल्टीप्लाई किया है या वेक्टर को इससे पीछे मल्टीप्लाई किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वही चीज़ लिखी गई है, यही चीज़ लिखी गई है, और ये जो टर्म है वो यहाँ से लिखा गया है। और यहाँ पर देखो b है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 अगर हम यहाँ इस्तेमाल करना चाहें तो हमें बेहतर होगा कि हम इसको h में कन्वर्ट कर लें। तो आप क्या करो, उसके लिए आपको क्या करना है, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप ऐसे करो डेल क्रॉस b बाई म्यू। क्या किया आपने, इस इक्वेशन में म्यू से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन छूट रहा है, माइनस साइन यहाँ लगा दे, म्यू से मल्टीप्लाई किया, म्यू से डिवाइड किया, इससे क्या होगा b बाई म्यू h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, एंड दिस इज माइनस म्यू डेल ओवर डेल टी डेल क्रॉस एच, है ना।
ओके गुड, तो ठीक लग रहा है सब कुछ। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर ये जो टर्म है इसको इक्वेशन नंबर 4 से हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ये सब लैंग्वेज, बेसिक से लैंग्वेज लिख लीजिएगा प्लीज़ आप लोग कि इसको मान लें इक्वेशन नंबर 5 है, और आप लिख लीजिएगा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। वो हम लिख नहीं रहे हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। तो ये क्या होगा, अभी कुछ और सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर हम लिख सकते, खैर अभी रुक जाओ। तो ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल अपॉन डेल टी जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ओके, आपने डेल क्रॉस एच की वैल्यू उठा करके रख दी। अभी क्या करना होगा, अभी आपको ये करना होगा कि आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सा और वेक्टर छूट रहा है, प्लीज़ वेक्टर देख लीजिए, कहीं वेक्टर छूट रहा हो तो उसको ऐसा नहीं कुछ, वो जस्ट राइटिंग की एक है फ्लॉ है, ये है, ये जाएगा माइनस म्यू, ये क्या हो जाएगा प्लस d2 बाई dt स्क्वायर। ओके ओके, ठीक लग रहा है। अभी कुछ देखो, मुझे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये टर्म d में है, ये टर्म e में है, तो बेहतर तो ये होगा कि हम इन सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आप ऐसा करो, इसमें डेल डॉट एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दो, इज म्यू डी जे बाई डी टी माइनस म्यू डी टू डी बाई डी टी स्क्वायर, इसी को लिख दिया है। तो ये हो जाएगा डी। अब ऐसा करते हैं, इसको एक तरफ ले आएं, इसको एक तरफ ले जाएं और बाकी के टर्म को एक तरफ रख लेते हैं। तो ये जाएगा डेल स्क्वायर ई, अगेन ये ई रह जाएगा, ऐसा करते हैं। एक ज़्यादा अच्छा तरीका ये हो सकता है, सब कुछ ई में ही रखते हैं। देख लीजिए, इसको ई, ये तो ऑलरेडी ई में था, ये तो ई में है, जो डी है इसको भी ई में कर ले, तो ऐसे हो जाएगा। मैं इसको एक स्टेप यहीं पे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू डी जे बाई डी टी प्लस एप्सिलॉन डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, चूँकि डी इज व्हाट, डी इज एप्सिलॉन टाइम ई। ओके, और ये म्यू से मल्टीप्लाई होगा तो म्यू यहाँ भी होगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये यहाँ पे रहेगा। हाँ, अब ठीक लग रहा है, कुछ यूनिफॉर्मिटी लग रही है। तो D2E इसको एक तरफ ले गए तो ये आ जाएगा, पहले हम पहला हायर ऑर्डर लिखते हैं, एप्सिलॉन D2E अपॉन टी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा म्यू टाइम डी जे बाई डी टी, और प्लस ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट ई, है ना, और इसको लिख सकते हो D2E इज म्यू एप्सिलॉन D2E बाई डी टी स्क्वायर प्लस म्यू डी जे बाई डी टी प्लस डेल रो अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को आप देखो, ये इक्वेशन काफ़ी कुछ अपने अंदर समाये हुए हैं, बहुत कुछ है। अगर हम इस इक्वेशन की तुलना करें फ्री स्पेस वाली इक्वेशन से, तो फ्री स्पेस में हमने क्या कहा था, हमने कहा था J 0 है बिकॉज देयर इज नो करंट, बिकॉज देयर इज नो चार्ज। हमने रो 0 कहा था बिकॉज देयर इज नो चार्ज, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी 0। हमने कहा था कि परमिएबिलिटी म्यू है, एप्सिलॉन है उसकी परमिटिविटी।
तो इसी इक्वेशन को देखो, अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा d2e प्लस इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, d2e बाई dt स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि j जीरो है फ्री स्पेस में तो जीरो हो जाएगा और रो जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारी इक्वेशन सिर्फ इतनी बचेगी। ये हमारी फ्री स्पेस में वेव इक्वेशन थी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम फ्री स्पेस के लिए मान रहे हैं, उस फ्री स्पेस में वेव इक्वेशन इतनी आ रही थी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इक्वेशन थी। अभी जब आपने एक मीडियम मान लिया तो एक मीडियम में आपने रो माना है, जे माना है, और ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म का होगा ही, तो इन सब का असर आएगा। तो अब जो हमारी इक्वेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, होमोजीनियस इस तरह की नहीं बनी है। इसमें कुछ टर्म हैं आपके सेकेंड ऑर्डर के, कुछ फर्स्ट ऑर्डर के, कुछ जनरल नेबुला ऑपरेटर के साथ में है। तो नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट इक्वेशन, इसके अंदर सारा कुछ है। अब हम इसी के अंदर ही कुछ ना कुछ, मान लो डाइलेक्ट्रिक के लिए बात करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे, कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो उसके लिए कुछ इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। यानी कुल मिला के ये इक्वेशन हमारी आने वाले समय में एक मास्टर इक्वेशन होगी। अगेन आने वाले समय हम कह रहे हैं कि जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बीटेक में कुछ डिटेल में पढ़ोगे, तो डिटेल में पढ़ोगे तो आप इसके साथ और भी बहुत कुछ मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट होते हुए देखोगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इक्वेशन। अब चूँकि आपको मालूम है कि यहाँ पर E और B आपस में सिमेट्रिक एक तरह से होते हैं, तो जिस तरह से हमने ये इक्वेशन पूरी E के लिए बनाई है, ऐसे ही हम इक्वेशन B के लिए भी बना सकते हैं। बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ d2b हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन डेल टू b बाई dt स्क्वायर हो जाएगा, बाकी के टर्म उसी तरह से आएंगे। चाहे E के टर्म में लिखो चाहे B के टर्म में लिखो, आपको यही इक्वेशन यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है, इस तरह से पूछा जाता है सवाल आपसे कि किसी मीडियम के लिए, और किसी मीडियम का मतलब होता है आपसे होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, तो किसी मीडियम के लिए आप मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखिए, आप ये 4 इक्वेशन लिख दोगे। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके लिए आप वेव इक्वेशन को डिराइव करिए, सो आप वेव इक्वेशन डिराइव कर दोगे। थोड़ा और अगर इनोवेटिव हो गए आपके जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर सेटर हैं, तो वो ये भी डिराइव करा सकते हैं कि शो करिए कि हाउ दिस जनरल वेव इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू द फ्री स्पेस इक्वेशन। मतलब आपको इस इक्वेशन को दिखाना है कि ये इक्वेशन फ्री स्पेस की इक्वेशन में रिड्यूस कर जाएगी अगर आप यहाँ पर फ्री स्पेस की जो कंडीशंस हैं, रो जीरो, जे जीरो, म्यू का म्यू नॉट हो जाना, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नॉट हो जाना, अगर आप अप्लाई कर दो तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास सवाल कई सारे बन सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप चीज़ों को समझें। अगर आप समझ रहे हो तो आपसे जैसे भी सवाल पूछे जाएंगे आप उनको आराम से उसका आंसर दे दोगे। अगर रटने की तरफ जाएंगे, हर चीज़ को हम सोचेंगे कि हम अपने अंदर स्टोर कर लें, तो हमारी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। हमारा ब्रेन इस तरह का हार्ड ड्राइव की तरह काम भी नहीं करता। इट्स अ प्रोसेसिंग यूनिट, इट्स अ यूनिट जो कि क्लाउड पे रखता है, समझ की दुनिया में रखता है, ना कि स्टोर करता है कुछ फिजिकली। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब एक सवाल और पूछा जाता है आपसे, और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप ऐसा करो, इसके लिए कंडक्टर के लिए, कंडक्टिंग मीडियम के लिए आप मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखो, और कंडक्टिंग मीडियम के लिए आप सॉल्यूशन बताओ, ये सब चीज़ें बताओ। तो अभी तो हमने एक जनरल होमोजीनियस मीडियम की बात की है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस होल थिंग फॉर द कंडक्टर्स। तो अगला हमारा टॉपिक होगा मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर द कंडक्टर्स। ओके, next is Maxwell's equation for conductors. मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर की बात करें तो आपको एक चीज़ मालूम है कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की खास बात क्या होगी, जैसे आप उसको चार्ज दोगे, द मोमेंट आपने उसको चार्ज दिया
तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, सपोज़ अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, सपोज़ ये पीतल का है, पूरा मटेरियल पीतल का है, हमने कहीं से कुछ चार्ज उठाए 100-200 चार्ज, और हमने इस पीतल के मटेरियल के ऊपर वो चार्ज रखे। द मोमेंट हम इस पर चार्ज फेंकेंगे, थोड़ा इमेजिन करो, कोशिश करो, तो द मोमेंट आप इस पर चार्ज फेंकोगे और चार्ज सब एक जैसे, मान लो सारे इलेक्ट्रॉन है, एक मुट्ठी इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने इसके ऊपर, जैसे उठाया बालू, जैसे बालू है, बालू उठा के छिड़क दो इसके ऊपर, ऐसे हमने एक मुट्ठी इलेक्ट्रॉन छिड़क दिए। तो द मोमेंट इलेक्ट्रॉन इसे टच करेंगे वो तुरंत अपने आप को इस सरफेस पे चारों तरफ बिखेर लेंगे, इसकी सतह पर, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो ये चार्ज अपने आप को इस सरफेस पर सजा लेंगे, या कह लो जो भी इसके अंदर चार्ज है, जो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हम कहेंगे कि इसके सारे चार्ज जो होंगे वो इस कंडक्टर की सतह के ऊपर ही, एक तरह से सतह के पास ही ये अपने आप को रखेंगे। तो अगर आप इसके अंदर किसी जगह पे जाओगे, इस मीडियम के अंदर जाओगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, और फ्री चार्ज की बात अगर हम करें, तो अगर फ्री चार्ज को ढूंढेंगे वहाँ पर, वो चार्ज जो कि कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, तो आपको अंदर नहीं मिलेंगे, वो सब सरफेस के ऊपर, सरफेस के पास होंगे। तो इसको मे बी इट्स अ नॉट वेरी कन्विंसिंग वे, बट इट इज़ अ वे दैट अभी आप लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे कि हम कहेंगे कि विद इन द कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इसका मतलब है गॉस लॉ अगर लिखोगे तो कंडक्टर के लिए गॉस लॉ कैसे लिखा जाएगा, E डॉट डेल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो कंडक्टर के अंदर आप किसी पर यूनिट वॉल्यूम में देखोगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डेल डॉट ई जीरो होगा। या इसको दूसरी तरह से कहो, क्योंकि E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या एप्सिलॉन होता है मीडियम के लिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे रो जीरो होगा। तो क्यों? क्योंकि उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं है, वो सरफेस पे है। तो इसीलिए हम अब हमारी जो वेव इक्वेशन होगी, हमारी जो गॉस इक्वेशन होगी, वो कंडक्टर के लिए यहाँ पर जीरो होगी। ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा अजीब सा हो, क्योंकि इससे पहले फ्री स्पेस के लिए हम लोगों ने डेल डॉट ई जीरो लिखा था। तो फ्री स्पेस के लिए डेल डॉट ई जीरो इसलिए लिखा था क्योंकि फ्री स्पेस ऐसी जगह है जहाँ चार्ज ही नहीं है। लेकिन अब हम कंडक्टर के अंदर, अगर कंडक्टर के लिए अगर इक्वेशन लिख रहे हैं, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उस फॉर्मूले से डेल डॉट ई आपका जीरो आ रहा है। दूसरा, अगर हम देखें डेल डॉट बी, तो ये भी जीरो है। तीसरा, डेल क्रॉस ई इज माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये है। और चौथा हमारे पास है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस एप्साइलन डेल इज म्यू एप्साइलन डेल ई बाई डेल टी। ये इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन कौन सी है? यहाँ पर यहाँ म्यू नहीं रहेगा, ये एच है तो म्यू नहीं रहेगा, ये है। तो दिस इज आवर इक्वेशन। अब वहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, सरफेस पर ही करंट फ्लो कर रही है, करंट तो है, बट देर इज़ नो चार्ज बिकॉज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारी जो कंडक्टर के लिए इक्वेशन है वो इस तरह से, मैक्सवेल्स इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। दिस इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर द कंडक्टिंग मीडियम। ओके, ये एक मतलब अब यहाँ पर ये जो पहला इक्वेशन है यहाँ पर डेल डॉट ई का जीरो होना, ये हमारी उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इस प्रॉपर्टी के साथ जो है ये हम एसोसिएट कर रहे हैं इस पूरी चीज़ को। अब अगेन अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसके लिए इक्वेशन लिखिए, आप इसके लिए पूरी इक्वेशन लिखो, तो इससे पहले हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन लिखी थी? इससे पहले हमने इक्वेशन लिखी थी d2e इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन बाई डी टी स्क्वायर प्लस म्यू डी जे अपॉन डी टी प्लस डेल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस तरह से इक्वेशन थी हमारे पास। अब हम इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ और इक्वेशन लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और देखो, क्योंकि अब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो एक ओम लॉ होता है, और इस ओम लॉ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
कंडक्टर के लिए खास तौर पर यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, दिस इज़ द कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है, ये ऐसा जो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर ओम्स लॉ J इज दिस सिग्मा E। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी D2E इज म्यू एप्सिलॉन D2E अपॉन दिस प्लस म्यू सिग्मा, J की जगह पे आप रखोगे तो सिग्मा बाहर आ जाएगा डेल E बाई डेल T, और ये टर्म जीरो बिकॉज रो इज जीरो इन द कंडक्टर। तो हमारी जो कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर के लिए जो वेव इक्वेशन होगी वो इस तरह के फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह के फॉर्मूले के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट होता हुआ कह सकते हैं। तो आपने देखा मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसे एग्जिस्ट करती है, ये है, और अगर हम इसको देखें तो ये उसकी वेव इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो सिंस फॉर कंडक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा E, तो आप इसे लिख सकते हो डेल क्रॉस H इज इक्वल टू सिग्मा E इज एप्सिलॉन DE बाई DT। So this is also this is another form of the वेव, मतलब आपकी जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। ये भी ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप यहाँ पर इस कंडक्टिविटी को आप शो कर रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ जो कंडक्टिविटी है इसको आप शो कर रहे हो। तो इस तरह से, और इसी को जब आगे सॉल्व करोगे वो सारा कुछ, इसका डेल क्रॉस ले लोगे, फिर उसको पुट करोगे, सारा कुछ करोगे, तो फाइनली आप इस तरह के इक्वेशन पे आ जाओगे। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन। अब जब इस तरह की इक्वेशन आ गई तो अगला सवाल होगा कि इस इक्वेशन के साथ अब हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, ऐसा कि आप देख रहे हो कि होमोजेनिटी तो है ही नहीं, यहाँ पर होमोजेनिटी यहाँ पे नहीं है। तो अब हम इसको एक ख़ास तरीके से इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने का हम एक ख़ास तरीका अपनाएंगे। तो तरीका ये होने वाला होगा कि इसमें हम इसके कंपोनेंट स्टडी करेंगे। जैसे हमने कहा, सपोज़ हम कहेंगे कि मान लो हमारी वेव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और अगर वेव जेड डायरेक्शन मूव कर रही है तो मान लो जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मान लो x डायरेक्शन में है, तो उसका कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, EX, सिर्फ उसका EX कंपोनेंट होगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड Y में होगा, तो इसका EY हम HY एग्जिस्ट करेंगे, मतलब Y कंपोनेंट। खैर इसमें Y की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो तो EX है। अच्छा, क्या EY होगा, नहीं, EY जीरो होगा। क्या EZ होगा, नहीं, EZ भी जीरो होगा। तो हमारी वेव अगर इस तरह से जा रही है तो ट्रांसवर्सिटी कंडीशन ये कहती है कि EX कंपोनेंट होगा अप डाउन इस तरह से, और जो H कंपोनेंट इस तरह से मूव करेगा। तो हमारे पास सिर्फ EX होगा, EY जीरो होगा, EZ जीरो होगा। H के लिए क्या होगा, HX नहीं होगा, HZ नहीं होगा, केवल HY यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम अपनी इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, d2 बाई dx स्क्वायर, d2 बाई dy स्क्वायर, d2 बाई dz स्क्वायर। हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमने z1 कवर किया, फिर z2 कवर किया, जब हम ऐसे dz कवर कर रहे हैं तो कैसे कंपोनेंट चेंज हो रहा है। क्योंकि इस जगह पर EX दूसरा था, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है। क्योंकि EX जो है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो चेंज हो रहा है। सो हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट है EX का Z के साथ बदलाव कैसे हो रहा है उसमें देखने में। तो हम यहाँ पर जो डेल है इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक्स स्क्वायर इसके साथ होगा, वाई स्क्वायर इसके साथ होगा, जेड स्क्वायर। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस कि हमारा है कि ये जो ई है ये जेड के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से वेरी कर रहा है। ई एक्स का जेड के साथ वेरिएशन हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। और ऐसा करने के लिए फिर हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। उन वैल्यूज़ को रख करके फिर हम एक जनरल से सोल्यूशन पाएंगे, और उस जनरल से सोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कंडक्टिविटी का रोल क्या है, हम देखेंगे कि उसके अंदर एटेन्यूएशन कहाँ से आता है, हम देखेंगे उसके अंदर फेज का कहाँ से रोल आता है। फिर हमारे सामने एक रास्ता दिखेगा स्किन डेप्थ तक जाने का। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस थ्योरेटिकल पोर्शन। उसमें हम इसको इन सीमाओं के तहत, इन कंडीशंस के तहत सॉल्व करेंगे,
और सॉल्व करने के साथ साथ हम देखेंगे कि उसमें हम किस तरह से एटेन्यूएशन देखते हैं, किस तरह से फेज फैक्टर देखते हैं, किस तरह से रिटार्डेशन देखेंगे। फिर स्किन डेप्थ की कंसेप्ट अपने आप वहाँ से ओरिजिनेट होगा और उस स्किन डेप्थ से फिर आगे हम देखेंगे कि जब किसी मीडियम के अंदर जो कंडक्टिव मीडियम है, जो उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है, तो कितना उस मीडियम को पेनिट्रेट कर सकती है या किस तरह से उसके साथ व्यवहार करती है। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।